यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को, जो महिलाओं को वोटिंग मिलता था, जो शूद्रों को वोटिंग मिलता था, जो गरीब लोगों को मिलता था, इसके बारे में अपोज अगर कोई करे, वो आरएसएस के लोग करे, ये लोग जनसंघ के लोग करे, और आज हमको पाठ पढ़ाते हो। और मैं ये कहना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि ये सत्यानाश होने का खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देखेंगे। अरे आप सब अडल्ट फ्रेंचाइज में ही वोट देकर आए, दिए या नहीं? और आप ले रहे हैं वोट भी उसी के वजह से। तो मेरे को कहना ये है कि जो बातें आप अच्छी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी और गांधी जी की थी और दूसरे नेताओं, वो सब छुपा छुपा के कट एंड पेस्ट, जो अच्छा लगता है वो पढ़े। और यहाँ मैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ लोकसभा में जो कहे थे, मैं उनका भी पूरा स्पीच देखा, लेकिन वो टिप्पणी यहाँ नहीं करना। और राजनाथ सिंह जी का वो भी देखने के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो जो भी कोट वहाँ कर रहे थे, सब कोट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बोला था और दूसरे नेता वही कोट किए, इनकी दिल की बात बाहर नहीं आई। वो खुद इस संविधान को चाहते या नहीं चाहते, हमको क्रिटिसाइज करने के लिए, टीका करने के लिए कौन से पैराज, कौन से शब्द प्रयोग करना, उतने उठा के वो बोलते गए। लेकिन आपने क्या किया वो बोला ही नहीं। आप देश के लिए क्या किया बोला नहीं। आप कितने बार जेल गए बोले नहीं। आप कितना पीड़ा देश के लिए आपने सहन किया ये कहा नहीं। अरे देश के लिए जो लोग लड़े नहीं, उनको आजादी का महत्व क्या मालूम है और संविधान का क्या मालूम है? जो पसीना बहाए, घर छोड़ के चले गए, विद्या अपूर्व करके रहे, और ऐसे लोग आज उनके बारे में, वो स्वर्गवासी होने के बाद आप उनकी बात करते हो। चुप बैठो तुम, अभी जाके तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर के पास सीख के आओ। सर, आज हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हमने क्या किया, क्या करना है, और जो वायदे हमने किए थे, हमको बोले। वो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच पढ़ा मैं, तो हमको सिखा रहे थे ये जुमले वाले हैं और ये झूठ बोलते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने, अरे भाई झूठे नंबर 1 तो आप ही है। 15 लाख दे तो बोले सर अभी इंतजार कर रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, और वो लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने का बाद वो झूठ है, सच है। और किसानों को एमएसपी डबल करने का सर मिला। आपका मतलब असत्य, असत्य, झूठी डिलीटेड। देखो साहब, ये असत्य है, घोर असत्य है, घोर असत्य है। तो ये चीजें, पर झूठ नहीं है। हाँ, झूठ का भी आप जब बोले, देखो मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, झूठ नहीं बोलना ये अनपार्लियामेंट्री आपने बताया और है भी, तो मैंने छोड़ दिया उसको। लेकिन इन्होंने बार बार बोले। अब सीताराम जी का भाषण आपने गौर से सुना, निर्मला सीताराम जी, सॉरी, तो उन्होंने ये कहा इट इज अ लाई, ये पार्लियामेंट्री है, अनट्रूथ, ट्रूथ ये शब्द यूज कर, लेकिन उनको अलाउ कर दिया, मेरे को ठोक दिया। सर
सर और एक बात वहां पर बोले कि खुद उन्होंने ऐसे स्लोगन दिए और सब वो जुमले, हमारे को वो जुमलों का इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो वो ये जुमले वाले लोग देश को भ्रमित कर रहे हैं और असत्य बातें बोलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। और फिर बात तो यहाँ पर आकर ऐसा बोल देते हैं कि वो क्या हमारे पास बोलते हैं कन्नड़ा में, झूठ 100 बार बोल के नहीं, सॉरी, असत्य 100 बार अगर बोलते गए तो उसको वो सत्य के इसमें हो सकता है। वैसा ये गोबेल्स से भी ज्यादा, गोबेल्स जो झूठ उन्होंने असत्य बातें करते थे उससे भी 100 गुना ये लोग करते हैं। और फिर ऊपर से लोगों को हमको कहते हैं इनने आपने क्या किया, इमरजेंसी में क्या किया, फलाने में क्या किया। नेहरू जी ने कितने बार बोलता हूँ, नेहरू जी ने कैसा किया, क्यों करना पड़ा पहला अमेंडमेंट और किस वजह से हुआ, वो बोलूंगा। सर, मोदी साहब का तो 1 घंटा 50 मिनट भाषण हो गया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का 1 घंटा 10 मिनट हो गया, तो 15-20 कई घंटों से बात करने की भी उनका पहले से प्रैक्टिस है, क्योंकि बजट और जब पेश करते हैं उस वक्त भी बोलते हैं, तो नेचुरली सर पीएम या तो अतीत में रहते हैं या कल्पना लोक में। ऐसा लगता है कि वर्तमान उनकी डिक्शनरी में नहीं है। बेहतर होता कि तो वो बता देते कि 11 साल में ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हमारा लोकतंत्र और संविधान मजबूत हुआ। डिमोनेटाइजेशन हो, दूसरे हो, सब खत्म करने की बात ही करें, गरीबों को आर्थिक दृष्टि से कुचले। ऐसे लोग हमको पाठ पढ़ा रहे कि आर्थिक मजबूती हमने की। अगर सोशलिज्म की बात करते उसको भी टीका आपने किया। मैडम, अगर सभापति जी, अगर सोशलिज्म ये जो है लैंड रिफॉर्म्स नहीं आता, बैंक नेशनलाइजेशन नहीं होता, फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं आता, नरेगा नहीं आता, तो आज गरीब मरते थे। और कोविड में आपको जो आश्रय मिला वो नरेगा से मिला, वो फूड सिक्योरिटी से मिला, और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के तहत जो बच्चों को आज पढ़ाई हो रही, ये है काम। ये नहीं बात में किस भाषा पे भी ठोको, भाषण करते हो, लेकिन उसका परिणाम क्या है? कुछ नहीं। और ये बात हमेशा वो करते हैं, तो जिससे हमारा लोकतंत्र और संविधान मजबूत हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के एक बार फिर सदन और देश के गुमराह करने की कोशिश की और कहा ये जरा सुनिए साहब, 1947 से 1952 के बीच में कोई इलेक्टेड सरकार नहीं थी और वो गैर कानूनी संशोधन ला रहे थे। ये मोदी साहब का कहना है। तो मोदी साहब के लिए मैं उनकी याददाश्त के लिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि देश की आज़ादी में ना उन्होंने हिस्सा लिए ना मैं हिस्सा लिया। नेहरू जी लिए और महात्मा गांधी जी लिए, सरदार पटेल लिए, ये लोगों ने जो किया काम उस पर टिप्पणी करने का हमको कोई अधिकार नहीं। और दूसरा, उन्होंने नेहरू जी, पटेल जी, बाबा साहब खुद अपने श्याम प्रसाद मुखर्जी की क्रेडिबिलिटी पर हमला हुआ। वो हमला बोले क्योंकि
ऐसे लोगों के बात कर रहे थे जिनको उन्होंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, उनके साथ कभी लड़े नहीं। तो नेहरू जी के खिलाफ नफरत में आप इतना बह गए कि आपने संविधान सभा, अंतरिम सरकार और अंतरिम संसद सब पर सवाल खड़ा कर दिया, और इसमें सभी में श्याम प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो इसीलिए कम से कम आप बोलते वक्त जरा ये तो सोचना चाहिए, मैं क्या अपने नेता के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या नेहरू के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या किसी और के खिलाफ बोल, इतना सोच के तो अगर बोलते तो मैं समझता था कि नेचुरली या उन्होंने रात में जो भी पढ़ा सुबह बोला होगा, भूल गए होंगे, या उनके जो भी एडवाइजर है लिख के दिए होंगे, बोले होंगे। तो हमारे गलतियां हम दुरुस्त कर लेना चाहिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे मैं। हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपकी बातों में कोई वजन नहीं रहेगा। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा 1951 में जब चुनी सरकार नहीं थी, नेहरू जी ने अध्यादेश लाकर संविधान को बदला। सुने आप, ये उनके ही वर्ड है जो मेरे को प्रेस में मिला और कच्ची कॉपी जो मिली। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्यों लाया गया। प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए कि संविधान का पहला संशोधन प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था, प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था, जिसके सदस्य संविधान सभा के ही सदस्य थे, इंक्लूडिंग हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये संशोधन इसलिए हुआ था ताकि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए और जमींदारी अबोलिशन हो सके। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उस दौरान स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुर्यराजन मामले में मद्रास स्टेट के रिजर्वेशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो आप बोल रहे ये रिजर्वेशन निकाल दे, एससी एसटी का निजाम। अरे बाबा, उन्होंने गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको, इस रिजर्वेशन को खत्म करने की फैसला दी, तब ये जो अपना आर्टिकल 15(4) ये आ गया, 15(4) आ गया, उस वक्त आ गया। तो आप वो नेहरू जी के ऊपर ब्लेम रहा है, नेहरू जी ने ऐसा, अरे ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सजेशन था, वल्लभ भाई पटेल का सजेशन था। उन्होंने ये कहा, ये जो लैंड रिफॉर्म्स का है और उसके बाद 9th शेड्यूल इसको बाद में जोड़ा गया, और ये मंशा थी एससी एसटी ओबीसी और एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के आरक्षण मिल सके। तो इसीलिए इस संशोधन का एक तीसरा पक्ष सांप्रदायिक दुष्प्रचार रोकना भी था। सरदार पटेल जी ने 3 जुलाई 1950 को इस बारे में पंडित नेहरू को विस्तार से पत्र लिखकर संविधान संशोधन की ही समस्या का हल बताया। और एक बार बोलो, नहीं, क्योंकि ये आवाज प्राइम मिनिस्टर तक जाना भी, तो इसीलिए सरदार पटेल जी ने 3 जुलाई 1950 को इस बारे में पंडित नेहरू को विस्तार से पत्र लिखकर संविधान संशोधन को ही समस्या का हल बताया। अमेंडमेंट इज द ओनली रेमेडी, दिस इज सजेस्टेड बाय सरदार पटेल, एंड उनका भी अपमान कर रहे, उसको ऑथेंटिकेट करके। हाँ, सरदार पटेल ने अपने पत्र में कहा था,
सरदार पटेल ने अपने पत्र में कहा था, एज यू से वी हैव इन्वॉल्व्ड आवरसेल्फ इन सो मेनी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिकल्टीज दैट वी डू नॉट नो हाउ टू ओवरकम them. My own feeling is that very soon we shall have to sit down and consider constitutional amendment. ये किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनको भी आप इंसल्ट कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से सभी को इंसल्ट कर रहे हैं। वो जोश में आकर नेहरू जी ने वो किया। अरे नेहरू जी क्या करना चाहते थे वो पटेल भी था, उसके साथ थे, अंबेडकर उनके साथ थे, और वो SC ST बैकवर्ड एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो यहाँ पर उनको मार पड़ी थी उसको ठीक करने के लिए अमेंडमेंट लाए, और वो पहला अमेंडमेंट था। अगर ये पहला अमेंडमेंट देश के लिए नहीं, शोषितों के लिए नहीं, तो आप कह सकते थे अपने लिए लाए। बताओ इसमें सब। और ये मेरे वर्ड नहीं है, इस अपने सरदार पटेल साहब के वर्ड है। सभापति जी, इसलिए मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी ने पत्र लिखा था, जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नेहरू जी को बदनाम करने के लिए किया, जिसके लिए उनको देश से माफी मांगना चाहिए। ये मेरा डिमांड है। जो सत्य को अगर मोड़ तोड़ के रखते हैं देश के सामने और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको इस सदन में, उस सदन में माफी मांगना चाहिए और देश के जनता से माफी। और ये चीजें आप पढ़े तो मिलते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन इसमें डिबेट में मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप गुमराह करते हो लोगों को। इस संशोधन पर खुद बाबा साहब ने 2 घंटे सदन में इसे डिफेंड किया था। और एक बार पढ़ो, इस संशोधन पर खुद बाबा साहब ने 2 घंटे सदन में इसे डिफेंड किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी को एतराज किस पर है? क्या SC ST पर, क्या OBC पर, क्या आरक्षण पर, और उनका किनके ऊपर एतराज है? अरे आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए, उनके राइट्स को दिलाने के लिए अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमेंडमेंट कराते हैं तो वो क्या दलितों के खिलाफ हो गए, SC के खिलाफ हो गए, ST के खिलाफ हो गए, आदिवासियों के खिलाफ हो गए? मैं पूछना क्यों ऐसी बातें करके लोगों को असत्य बातें बिठा रहे उनके दिमाग में? आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आपकी इज्जत करेंगे आपका कुछ, लेकिन ऐसी असत्य बातें जनता के बीच अगर लेके गए, इससे बहुत बड़ा देश को नुकसान होगा। सर, ये लैंड रिफॉर्म्स, आप बड़े किसान हैं, क्षमा चाहता हूं, या छोटे किसान हैं मुझे मालूम नहीं सर, इसलिए एक मिनट नहीं हंसने की बात नहीं, मैं कृषक पुत्र हूँ। यानी आप कृषक नहीं हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं तो बस आगे वकील चलिए। शुरू किया था। मोदी जी के एतराज किस पर है? या वो गरीब किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिलने पर उनके एतराज है? क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स जो आना, उसके लिए भी गरीबों के तरफ से वो लड़ रहे थे, और सरदार पटेल से नाराजगी है। हम कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण के विरोधी है और इसीलिए वे कास्ट सेंसस के खिलाफ है। सर, सभापति जी, देश के स्वाधीनता आंदोलन के बारे में मोदी जी को ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो इस विषय पे जाना नहीं चाहते जो उन्होंने
उस सफर में शामिल ही नहीं हुए थे तो उसकी बात तो रह गई। अरे मैं खुद अपने को भी बोल लिया। आपके पिताजी थे अभी, तो 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कांग्रेस ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नेहरू जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। इसीलिए उन्होंने 1947 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया। देश का पहला आम चुनाव 51-52 में हुआ, जिसमें नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। तब सरदार पटेल जी इस दुनिया में उस वक्त नहीं थे। इसके बाद 1964 तक लगातार नेहरू जी प्रधानमंत्री बने रहे। मोदी जी जैसों के लिए ही सरदार पटेल ने 14 नवंबर, सर इधर जरा ध्यान से, मोदी जी जैसे सरदार पटेल ने 14 नवंबर 1949 को नेहरू जी के जन्मदिन पर लिखे बधाई पत्र मैं पढ़ता हूं, आपकी इजाजत हो। कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी कर लेते हैं। ये जो है ये खुद वल्लभ भाई पटेल जी ने लिखा है। लेकिन वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारियों और बंधुओं की भांति साथ काम करते हैं। अवसर की मांग के अनुसार हमने परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण को अनुसार अपने को बदलता है और एक दूसरे के मतभेदों का भी सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने पर ही किया जाता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उन्होंने लिखा हुआ पत्र है उनके जन्मदिन पर। लेकिन आज उनमें झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे, नेहरू जी वैसे थे। अरे वो उनके खुद के भाषण पढ़ो ना, उन्होंने क्या लिखा है लेटर वो पढ़ो, गांधी जी क्या बोले वो पढ़ो। लेकिन वो पढ़ना छोड़ के सब सुनी जो आरएसएस ट्रेनिंग में वो देते हैं वही बातें यहाँ पर बोलने से फायदा नहीं है। यहाँ संविधान की बात करो और जिनको आप टीका टिप्पणी करते हो उन नेहरू जी का पत्र देखिए, वल्लभ भाई जी का पत्र देखिए, महात्मा गांधी जी का पत्र देखिए। संविधान बनाने के लिए उन्होंने आखिरी में कैसा फैसला लिया, ये सब देखने के बाद अगर कुछ कहते तो मैं कहूँगा बहुत हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम कोई छोटे मोटे स्कूलों में पढ़ के आए, बहुत बड़ा ज्ञान हमको यहाँ मिल रहा है, ऐसा सोचेंगे। लेकिन वो सब छोड़ के टीका कर रहे हैं और मैं आपके सामने पूरा सही डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूँ। सर, सभापति जी, रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस पर संविधान बनाने के श्रेय को लेकर कटाक्ष किया। किसका क्या श्रेय बनता है? बाबा साहब ने खुद कहा है, जिसमें मैं कोट करूंगा, द टास्क ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी would have been a very difficult one if this constituent assembly has been merely a motley crowd. There would have been nothing but chaos. This possibility of chaos was reduced to nil by the existence of Congress party inside the assembly, which brought into its proceeding a sense of order and discipline. ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा और लोगों ने सुना और ये नमूद हुआ है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट में और उन्होंने ये ओपनली कहा। अब वो भी टीका कर, बाबा साहब का सम्मान नहीं दे, बाबा साहब
अरे तुम तो बिगिनिंग से ही उनका सम्मान नहीं कर रहे। ये तो उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने कहा, अरे तुम तो उनके खिलाफ थे। सर मैं बीच में मेरे को याद आया, बोल सकता हूँ सर, जब संविधान में तिरंगा झंडा और नहीं ये जब यहाँ पर स्वीकृत हो गई, जब तिरंगा और कॉन्स्टिट्यूशन ये सब, तो मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बीजेपी वालों ने और ये अपना हिंदू महासभा वालों और आरएसएस वालों ने जाकर उन्होंने सैफरन झंडा दिखाया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब, अरे जनसंघ भाई, अरे तुम्हारा पहला अवतार, जैसा हमारे धर्म में 10 अवतार होते हैं, तुम्हारा वो दूसरा अवतार और पहला अवतार, तो छोड़ दीजिए उसको। सर उनको झंडा दी, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, क्या मैं ये सैफरन झंडे के लिए, इसको देखने के लिए मैं आया हूँ? मेरा झंडा अलग है, तिरंगा झंडा, और ये देश का झंडा ही रहेगा, ये काम नहीं चलेगा, प्लीज हटो बोल के उनको हटकर आगे चले। और ये बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे घटना घटी, और आज ये बोलते हैं कि अंबेडकर नेहरू जी के खिलाफ थे और संविधान बनाते वक्त उनको सम्मान नहीं। ये तो खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो मुझे सम्मान मिला और इतना कांग्रेस के वजह से मैं ये घटना बना सका, और वो भी स्मूथली बना, कोई भी इसको उस वक्त डिस्टर्ब नहीं किया। सर मैं आपसे और एक विनती करूंगा, आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा, द कांग्रेस पार्टी इज देयरफॉर entitled to all the credit for the smooth sailing of the draft constitution in the assembly। ये उनका, अगर वो दुखी होते सर ये बोलते थे, और कहीं की बात तो कहीं। अब अपोजिशन पार्टी में जब बाबा साहब अम्बेडकर थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वो प्रेसिडेंट थे, और जो मंडल हमारे बंगाल के वो जोगेंद्रनाथ, बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल, वो सेक्रेटरी थे, तो नेचुरली उनकी पार्टी अलग थी। तो उसमें जब उनको वहां से हार हो गई, तब यहाँ पर जोगेंद्रनाथ मंडल ने सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल में रिसिग्नेशन दी। राजीनामा देने के बाद उनके सीट पर बाबा साहब अम्बेडकर चुन के आए, तुम्हारी मेहरबानी से नहीं है। तुम लोग वैसा पढ़ा के ले रहे ना, तुमसे नहीं है। अरे तुम तो उनके खिलाफ थे, और आपके जो जनसंघ के नेता थे उन्होंने भी वहीं से चुन के आए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि वो जल्दी याद नहीं आता।